हेलो ऑल दोस्तों, वेलकम टू सिविल स्टेप आईएएस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप आईएएस में। दोस्तों, ये सेशन जो है रिवीजन सेशन रहेगा पर्टिकुलरली, और इस सेशन के अंदर आप एमसीक्यूज देखोगे ज्योग्राफी से रिलेटेड, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे जो आपके पेपर के अंदर भी काम आएंगे। तो ज़्यादा देर किए हुए बिना स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बोल रहा है, असर्शन के अंदर द हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग। रीजन जो है, द इंडियन प्लेट कंटिन्यूज टू मूव नॉर्थवर्ड एंड कोलाइड विद द यूरेशियन प्लेट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, ए एंड आर बोथ ट्रू, आर एक्सप्लेन्स ए। बी ऑप्शन, ए एंड आर बोथ ट्रू, आर डजंट एक्सप्लेन ए। सी ऑप्शन, ए ट्रू, आर फॉल्स। एंड डी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि हाँ जी क्या होगा। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं यहां पे, तो अगर इसका आप ध्यान से देखोगे कि यस, हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, दीज आर दी यंग माउंटेन्स। इनको इसीलिए यंग माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये इनकी हाइट जो है राइज कर रही होती है। और अकॉर्डिंग टू दी डेटा अवेलेबल ऑन दी इंटरनेट सोर्सेज और एंड डिफरेंट कंटेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो स्टिल दे आर एक्टिवली राइजिंग एट 5 mm पर ईयर। तो लगभग 5 mm पर ईयर के अकॉर्डिंगली ये राइज कर रहे हैं। और उसका रीजन क्या है कि जो इंडियन प्लेट है वो कॉन्टिन्यूसली नॉर्थवर्ड मूव कर रही है और कोलाइड कर रही है किसके साथ, आपके यूरेशियन प्लेट के साथ, और इसीलिए ये टेक्टोनिकली एक्टिव जोन भी माना जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए, ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो आओ इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। तो यस, इसका आंसर जो है दैट इज आंसर ए ऑप्शन है। और एक्सप्लेनेशन की भी बात करेंगे, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन एंड स्टिल टेक्टोनिकली एक्टिव, जो आपको ऑलरेडी बता भी दिया गया है। तो आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी। तो आओ चलते अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेस्टर्न घाट्स। तो ध्यान से पढ़ना है आपने कि वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, दे आर हायर इन द नॉर्थ एंड लोअर इन द साउथ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दिस। Second, they are continuous and can be crossed only through passes. Third is, Anaimudi is the highest peak of Western Ghats. Which of the above statement is or are correct? तो correct पूछा है, तो फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और तब तक हम देखते हैं कि क्या हम भी इसको बैठ के यहाँ पे आप लोगों के साथ सॉल्व करते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो दे आर हायर इन द नॉर्थ एंड लोअर इन द साउथ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे भी ध्यान से, जो अनाईमुडी ये कहा भी गया है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, ये आपको साउथ में देखने को मिलती है, ना कि नॉर्थ में देखने को मिलती है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अगर, तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के आप देखोगे कि डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। सह्याद्री जिनको महाराष्ट्र में कहा जाता है पर्टिकुलरली। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो बेसिकली फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू दी पासेस, बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ओरिएंटेशन भी देखेंगे वेस्टर्न घाट्स का, अगर मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात भी करूं, अगर सपोज दिस इज योर इंडिया और ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इनका ओरिएंटेशन इस तरह से है कि जो रिवर्स फ्लो कर रही हैं यहाँ से, ये बिल्कुल टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ को फ्लो कर रही हैं, जिसमें कि आपकी गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया। तो ये सब जितनी भी इंपॉर्टेंट मेजर पेनिसुलर रिवर्स हैं, इवन जो आपकी महानदी है, बट महानदी आपको छत्तीसगढ़ के आसपास से आपको राइज होता हुआ देखने को मिलता है स्पेसिफिकली। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जितनी भी गोदावरी हो गया, आप सॉरी गोदावरी है आपकी रिवर हो गई, देन आपकी कृष्णा, दिस इज, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना पर्टिकुलरली यहाँ पे। दिस रिवर इज पर्टिकुलरली नोन एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, दिस इज योर कावेरी रिवर। तो पर्टिकुलरली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, अगर मैं ऊपर से बात करूं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो ये आपकी ईस्ट साइड को, आपकी बे ऑफ बंगाल वाली साइड को ही आपको बहती हुई नजर आएंगी ये पर्टिकुलरली। तो इसलिए इस वजह से जो है आपके वेस्टर्न घाट्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि यहाँ पे डाइसेक्ट नहीं करती हैं ये पर्टिकुलर ये रिवर्स जिनको डाइसेक्ट कर रही हैं वो हैं आपके ईस्टर्न घाट्स, जिस वजह से ईस्टर्न घाट्स क्या हैं आपके दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर होगी बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अनाईमुडी हाईएस्ट पीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर 2 and 3 ऑप्शन होना चाहिए। तो दीज
2 एंड 3 विल बी दी आंसर। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बी ही इसका आंसर है। इवन एक और चीज आप यहाँ पे याद रखना, अगर स्पेसिफिकली हम वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो एक तरीके से ये बैरियर का भी काम करता है, और जिस वजह से जो आपका ये वाला रीजन है, अगर मैं बात करूं दिस रीजन विच इज क्लोजर टू योर सी, या फिर अगर वेस्टर्न कोस्ट के पास, यही आपका बेसिकली रेनफॉल रिच रीजन अगर मैं कहूं, या फिर मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो इसी रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इसके जो दूसरी तरफ है ये वाला रीजन, दिस इज योर रेन शेडो रीजन। और इसीलिए आप देखोगे विदर्भ रीजन जो है महाराष्ट्र का, वहां पे आपको बारिश ही देखने को नहीं मिलती है इन दी मॉनसून फेज। क्लियर है बात? तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इसको अगर मैं ब्रीफ करूं पूरे कॉन्सेप्ट को, तो आप एक चीज याद भी रखना, और यहाँ पे आप इस चीज को थोड़ा मैप के थ्रू भी देख लो। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करेंगे नॉर्थ में, तो इनकी जो हाइट है वो वहां पे कम है, जबकि अगर मैं पर्टिकुलरली साउथ की बात करूंगा तब इनकी हाइट क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। सेकंड बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, और अनाईमुडी इसकी हाईएस्ट पीक भी है। इवन अगर आप देखेंगे जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज योर नीलगिरी हिल्स। कहां पे? नीलगिरी हिल्स में आके ये मिलते भी हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो आओ चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप यहाँ पे पहले इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लें। वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन दी, आपको साउथ में देखने को मिलेंगे, एंड लोअर इन दी नॉर्थ, और अनाईमुडी इज दी हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी। इवन अगर आप नीलगिरी हिल्स की भी हाईएस्ट की पीक की बात करेंगे तो डोडा बेटा वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे अगर हम, द इंडियन मॉनसून इज कॉल्ड पल्स ऑफ एशिया, दिस इज द असर्शन। रीजन क्या है? वेरिएशन इन इंडियन मॉनसून अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ मेनी एशियन कंट्रीज। तो बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है या गलत है। ए बी सी डी डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास। तो यस, इंडियन मॉनसून इज द पल्स ऑफ एशिया। तो पल्स ऑफ एशिया बिल्कुल है, क्योंकि यहीं से आप देखेंगे कि इंडिया का जो क्लाइमेट है, या अगर आप जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो बिल्कुल मॉनसून फेड उनकी डिपेंडेंट कंट्रीज हैं। ये यहाँ के इनकी इकोनॉमी, यहाँ का एग्रीकल्चर जो है मॉनसून ड्रिवन चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जिस वजह से यहाँ पे मॉनसून एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेरिएशन अगर मॉनसून में आएगा, इसकी वजह से आपको अफेक्ट और इकोनॉमी ऑफ एशियन कंट्रीज आपको देखने को भी मिलेगा। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल सही हैं। तो ए एंड आर बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन ही है। और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे, इंडियन मॉनसून इन्फ्लुएंसेस साउथ ईस्ट एशिया, चाइना एंड इंडियन ओशन रीजन में आपको मॉनसून का इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। तो आओ चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा, यहां पे इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इज अलोंग द स्टेट ऑफ गुजरात। सेकंड स्टेटमेंट, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोर नेचुरल हार्बर्स देन द वेस्टर्न कोस्ट। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट्स दी हैं 1 एंड 2, और इसमें से पूछा है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या ए बी सी या डी। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यहां पे, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपकी गुजरात स्टेट में देखने को मिलती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोर नेचुरल हार्बर देन द वेस्टर्न कोस्ट, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि अगर आप देखेंगे जो हमारी वेस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट कैसी है? हमारी सबमर्ज्ड कोस्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? सबमर्जेंस कोस्ट भी बोल देते हैं। जिस वजह से जब कोस्ट का सबमर्जेंस नीचे को होगा, तो जिस वजह से आप देखोगे कि शिप इजीली एंकर कर जाएगा और वो एक नेचुरल कंडीशन बन जाएगी। अदरवाइज क्या होगा कि शिप जो है जमीन के साथ टकरा जाएगा। अब इस चीज को आप यहां पे देख लें, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसका कारण है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं, यहां पे आपको वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलती है। और जब वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ देखने को मिलेगी, तो जिस वजह से क्या होगा कि आपको क्या करनी पड़ेगी, यहां पे करनी पड़ेगी ड्रेजिंग। और जब ड्रेजिंग होगी तो वो चीज जो है, आप पर्टिकुलरली यहां पे जो पोर्ट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? दैट आर आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनेंगे। जबकि आप यहां पे देखेंगे पर्टिकुलरली, अगर मैं वेस्टर्न कोस्ट की बात करूंगा, तो यहां पे आपको नेचुरली सबमर्ज्ड
कोस्ट है ये, जब ये सबमर्ज्ड है तो नेचुरली ही यहाँ पे आपको हार्बर्स देखने को मिल जाएंगे, और जब नेचुरल हार्बर्स आपको देखने को मिलेंगे तो शिप्स इजीली एंकर कर जाएगा। इसलिए आप देखेंगे भी कि आपको जो वेल डेवलप्ड पोर्ट्स, या फिर अगर आप देखेंगे जो नेचुरल पोर्ट्स जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपको वेस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा देखने को मिलेंगे। और अगर आप सिटी की भी बात करेंगे, जो द्वारका सिटी है तो आप देखेंगे बिल्कुल अंदर है सी के, तो वो इसका करेक्ट, या इसको अगर मैं कहूं जस्टिफाई भी करता है कि जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, सबमर्ज्ड कोस्ट है। तो इसलिए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आपको नेचुरल हार्बर्स नहीं देखने को मिलेंगे, या फिर अगर मैं कहूं नहीं देखने का मतलब है कि आपको कम देखने को मिलेंगे एज कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे आपको नेचुरल हार्बर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेट 1600 किलोमीटर, और वेस्टर्न कोस्ट हैज मोर नेचुरल हार्बर्स, जिसमें कि मुंबई हो गया, मार्मागांव हो गया, कोचीन जैसे आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात? आई होप यहां तक आपको चीज समझ आ गई होगी। तो आओ चले अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। असर्शन, ब्लैक सॉइल आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना। रीजन, these soils are transported by rivers and deposited in plains। तो अब इसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है ए, बी, सी या डी। अब देखते हैं अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ, तो बिल्कुल ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। These soils are transported by rivers and deposited in plains, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ब्लैक सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वोल्केनिक इरप्शन, और वोल्केनिक इरप्शन कहां देखने को मिली थी आपको, इन दी डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू में यहां पे पर्टिकुलरली जब ये लावा कूल हुआ तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेंगी, कूल्ड लावा से आपको यहां पे देखने को मिल रही हैं इग्नियस रॉक्स। बाद में यही जब वेदरिंग हो रही है किसकी, इन्हीं कूल्ड बसाल्टिक लावा रॉक्स की, उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगी क्या, दैट इज ब्लैक सॉइल। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी, दैट इज ब्लैक सॉइल। कूल्ड लावा, वेदरिंग होगी बसाल्टिक रॉक की, और उसकी वजह से आपको फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिल जाएगी। दिस इज वोल्केनिक इरप्शन इन डेक्कन प्लेट्यू, कूल्ड लावा, weathering of the basaltic rocks which leads to the formation of the black soil। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा that is A, true or false। तो इसका आंसर C ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका आंसर है C ऑप्शन ही। Black soil is the residual soil formed in situ from basalt not transported। तो ये आपको चल गया होगा पता कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, और जो सॉइल जो फॉर्म होती है ट्रांसपोर्टेशन से, दैट इज दी अलूवियल सॉइल, क्योंकि सेडिमेंट्स आते हैं वो डिपॉजिट होते हैं प्लेन्स में, सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट होके आ रहे हैं, रॉक्स की कटिंग हो रही है, विच आर डिपॉजिटेड इन दी प्लेन रीजन। क्लियर है बात? और जिसकी वजह से आपको ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी देखने को मिलते हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ द अलूवियल सॉइल। क्लियर है बात? उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स आर करेक्ट। First is it is an example of depositional plain. Second, it extends from Punjab in the west to Assam in the east. Third is it is divided into Bhabar, Tarai, Bangar and Khadar। तो A, B, C या D क्या ऑप्शन होगी इसकी, फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो अगर हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशनल सॉइल। अभी हम बात भी कर रहे थे यहाँ पे कि रिवर्स जो हैं माउंटेन से, हिमालय से अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, लोड्स लेके आती हैं और उसको डिपॉजिट कर दी हैं कहाँ पे, प्लेन्स के अंदर। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशनल प्लेन, बिल्कुल सही है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन दी वेस्ट टू दी असम इन दी ईस्ट, बिल्कुल सही है। अगर आप बात करेंगे असम के अंदर आप ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलती है आपको। इट इज डिवाइडेड इनटू भाबर, तराई, बांगर एंड खादर रीजन, बिल्कुल सही है ये चीज। तो इसके अकॉर्डिंगली ये तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। तो वही इसका आंसर भी है। इंडो-गैंगेटिक प्लेन इज फाउंड बाय एलुवियम डिपॉजिट्स विद क्लियर डिविजन्स, तो बिल्कुल सही चीज है ये।
अब आओ देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 की, assertion and reason based, the eastern ghats are highly dissected and discontinuous. Reason, many rivers like Godavari, Krishna and Kaveri cut across the eastern ghats. A, B, C या D? क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। तो अगर ऑलरेडी हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी कर चुके हैं, यस, ईस्टर्न घाट्स आर हाईली डाइसेक्टेड एंड डिसकॉन्टिन्यूअस, ये बिल्कुल सही है। दोबारा से देख लो इस चीज को। सपोज दिस इज पेनिसुलर इंडिया, ये हैं आपके ईस्टर्न घाट्स। यहां से आप देखोगे ये जो वेस्टर्न घाट से रिवर्स राइज करती हैं, इस तरह से इसका ओरिएंटेशन है, स्लोप है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ को, जिस वजह से यहां पे रिवर्स पर्टिकुलरली इस रीजन के अंदर, इस पे यहां पे इवन और कई सारी रिवर्स हैं जो यहां पे इसको कट कर रही हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहां पे इन ईस्टर्न घाट्स को क्या कर रही हैं, डाइसेक्ट भी कर रही हैं, जिस वजह से ये क्या हो जा रहे हैं, इनके अंदर डिसकॉन्टिन्यूटी आ जा रही है। क्लियर है बात? तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी कट अक्रॉस द ईस्टर्न घाट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा दैट इज द ए ऑप्शन। तो आप इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ए आंसर ही है इसका। मेजर रिवर्स इरोड एंड कट अक्रॉस ईस्टर्न घाट मेकिंग देम डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आई होप यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, द अंडमान आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन इरोजन। सेकंड स्टेटमेंट, द निकोबार आइलैंड्स आर एंटायरली कोरल इन ओरिजिन, विच या इज या आर करेक्ट। तो इनमें से बताना है आपने कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं करेक्ट हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, यस, अंडमान्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे नारकोंडम, और नारकोंडम तो सॉरी अब डोरमेंट वोल्केनो है, बट एक्टिव की बात करेंगे अगर तो बैरन आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। निकोबार आइलैंड्स आर एंटायरली कोरल इन रीजन, ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, गलत है। जो आपका निकोबार है वहां पे आपको मिक्स फॉर्मेशन देखने को मिलती है, ये आपको मरीन प्लस वोल्केनिक देखने को मिलेगा। ये क्या देखने को मिलेगा, मरीन प्लस वोल्केनिक डिपॉजिट्स आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप निकोबार को याद रखोगे, दे आर मरीन प्लस वोल्केनिक, जबकि आपका जो अंडमान है, यस, दिस इज वोल्केनिक इन ओरिजिन। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। तो इसका आंसर होना चाहिए वन ओनली। तो आप इसका आंसर चेक भी कर लेते हैं, वन ओनली आंसर है। अंडमान है वोल्केनिक इन ओरिजिन, बैरन आइलैंड, नारकोंडम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बैरन आपका एक्टिव, ठीक है, एंड नारकोंडम डोरमेंट स्थिति में है, ये काफी टाइम से इरप्शन देखने को नहीं मिली है। निकोबार आर नॉट एंटायरली कोरल, दे हैव मिक्स मरीन एंड वोल्केनिक ओरिजिन्स। क्लियर होगी बात? तो आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, देन असर्शन इज छत्तीसगढ़ इज ऑफन कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, रीजन इट हैज फर्टाइल ब्लैक सॉइल एंड एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन। तो अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, यहां पे एक चीज, थोड़ा सा एक कैच है, इस चीज को ध्यान में रखना। यस, पर्टिकुलरली अगर हम राइस बाउल ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, बट समटाइम्स छत्तीसगढ़ इज ऑल्सो रेफर्ड एज राइस बाउल ऑफ इंडिया। इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और इट हैज फर्टाइल ब्लैक सॉइल एंड एक्सटेंसिव कैनाल इरिगेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली यहाँ पे महानदी या फिर गोदावरी कृष्णा के जो डेल्टिक स्ट्रेचेस हैं वहां पे आपको फर्टाइल सॉइल देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इस तरह की फेवरेबल बन जाती हैं कि यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। और जनरली अगर मैं बात करूं तो जो आपका कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टिक स्ट्रेचेस हैं वहां पे आपको मैक्सिमम डोमिनेट होता हुआ देखने को मिलेगा पर्टिकुलरली पैडी कल्टीवेशन, जिस वजह से इसको राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, स्पेसिफिकली इन आंध्र प्रदेश। बट राइट नाउ समटाइम्स इसको छत्तीसगढ़ में भी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि जो डेल्टिक स्ट्रेचेस हैं वो इन एरियाज के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, जिस वजह से पैडी कल्टीवेशन आपको छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने को मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंगली द फर्स्ट इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी ऑप्शन ही है। छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड राइस बाउल ऑफ इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट एंड
पैडी डोमिनेंस, नॉट ब्लैक सॉइल, अलूवियल एंड रेड सॉइल डोमिनेट। तो इस चीज को याद रखना है आपने। और ऑब्वियस सी बात है, जब डेल्टिक स्ट्रेचेस होंगे तो आपको अलूवियल सॉइल तो देखने को ही मिलेगी। क्लियर है बात? तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं हमारे, दीज आर दी बेसिक एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं ये। और जब आप ध्यान से पढ़ोगे चीजों को तो आप देखोगे कि एनसीईआरटी बहुत मेजर सोर्स है ज्योग्राफी के लिए। तो आई होप आप लोग एनसीईआरटी को ढंग से रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगला है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं, लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरावलीज। सेकंड, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस डेजर्ट, विच इज और आर करेक्ट। क्या इनमें से कौन से, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी हैं? तो बताइए ए, बी, सी या डी। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहां पे, तो अब ध्यान से देखना आप। सपोज दिस इज इंडिया, क्लियर है, और यहां कहीं आपको देखने को इंडिया का मतलब, अगर मैं पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस रीजन के अंदर, अगर मैं इस मैप को थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करूं, सपोज आप इसको अज्यूम कर लो दिस इज इंडिया, और अगर मैं इस रीजन की बात करूंगा यहां पे, तो ये जो आपका रीजन है दिस इज योर अरावली रीजन। ये क्या है? अरावली रीजन है ये पर्टिकुलरली, दिस इज योर अरावली रीजन। ये अरावलीज है। अरावलीज के बिल्कुल अगर आप वेस्ट में देखेंगे यहां पे इसको, तो दिस इज योर थार डेजर्ट। ये है आपका थार डेजर्ट। तो अरावली के ये किस में है? वेस्ट में है, ना कि ईस्ट में है। तो इस वजह से ये जो आपकी जो स्टेटमेंट है ये होती है गलत। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस डेजर्ट, यस इट इज राइट, क्योंकि लूनी ही यहाँ पे, जनरली रिवर्स और भी हैं, बट अगर मैं लार्ज रिवर की बात करूंगा तो लूनी ही यहाँ पे कंसीडर की जाती है लार्ज रिवर। और इसका ओरिजिन जो है, आप एक चीज याद रखना, लूनी का जो ओरिजिन है, इस चीज को याद रखोगे आप, लूनी का ओरिजिन होता है नियर पुष्कर। और पुष्कर के पास से अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं, तो पुष्कर के पास से आपको दो डिफरेंट स्ट्रीम्स देखने को मिलेंगी। एक है आपकी सरस्वती और एक है आपकी साबरमती। दो डिफरेंट स्ट्रीम्स, सरस्वती एंड साबरमती, ये दोनों आके जहां पे मिलेंगी, ये दोनों आके जहां पे मिलेंगी, दिस पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज गोविंदगढ़ इन राजस्थान। ठीक है, और इसके बाद आगे ये चलती हैं टिल रान ऑफ कच्छ तक। ये रिवर टिल रान ऑफ कच्छ तक आपको फ्लो होती हुई देखने को मिलेगी। दिस इज योर लूनी रिवर। और इसकी खासियत क्या है? दिस पर्टिकुलर रिवर इज इफर्मल। कैसी रिवर है ये? इफर्मल है, मतलब सीजनल रिवर है। जब रेनफॉल होगा तभी इसके अंदर आपको ज्यादा फ्लो देखने को मिलेगा पानी का। क्लियर है बात? तो दिस इज योर इफर्मल रिवर, सीजनल रिवर में काउंट होती है ये। तो ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लूनी रिवर। तो यस, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस डेजर्ट। देन बी ऑप्शन ये बिल्कुल सही है एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर जो है बी होना चाहिए। तो यस, इसका आंसर भी बी ही है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। थार डेजर्ट लाइज टू दी वेस्ट ऑफ अरावलीज, ये याद रखना, वेस्ट ऑफ अरावलीज में है ये। और लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर बट इट इज इफर्मल एंड फ्लोज इनटू द रान ऑफ कच्छ। तो आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक। एक बार आप फिजियोग्राफी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी को 2-3 बार पढ़िए, वहां से आपको ज्यादा बेटर वे में क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरह से आपने तैयारी करनी। और पिछले PYQs को भी सॉल्व कीजिए। उस पर्टिकुलर सेक्शन को रिवाइज करने के बाद आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि आप तैयारी किस तरह से, आपकी तैयारी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, या फिर स्ट्रांग है या वीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर।